ये फिर उन्होंने, यार एक मिनट होल्ड करो आप लोग, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, फिर मुझे अनलाइसेंस में पकड़ा दिया है, वेरी बैड। ओके आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली मुझे अभी तक किसी आदमी ने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि व्हाट वाज हैपनिंग। आप ये सोचो कि ये मूवी आप लोग ये कोर्स की 2 बड़ी क्लासें करने के बाद आपको नहीं समझ आ रही है, तो आम आदमी को कैसे समझ आ रही होगी? बताओ मुझे भाई, कोई अब कोई लड़का भी बता दो जिसको समझ आई है पूरी डिटेल में, वो बता दे मुझे। Sir, may I try? नाम? Sir, Arham. बोलो। Sir, so essentially, when Dr. Michael Berry realized that these mortgage-backed securities, we need to read them, so he hired this guy and he asked him to read these mortgage-backed securities. So he was essentially, he was hesitant, they're made up of thousands and thousands of loans. Right. So he said, go read them and see कि delinquencies कहाँ हो रही हैं. Once Dr. Michael Berry, the 2 guys from the Brownfield Fund sitting in Colorado, and Mike Baum, who was running the Front Point Fund under Morgan Stanley, all 3 of them, once they realized that yes, the housing market is not solid, so they started to bet against the housing market. They started to get credit default swaps. Credit default swaps are essentially like an insurance which you have against an investment. So they started to, they had a short position, short करना शुरू कर दिया housing market को. The way they did that was they शॉर्ट करने का borrowed. मतलब क्या होता है? शॉर्ट करने का मतलब बताओ. Sir, so essentially, for example, there are 3 parties, A, B, and C. Party number B borrows a bond from party A and then sells it to party C because B knows that इसकी बाद में value कम हो जाएगी. जब वो value कम हो जाती है, तो it buys it back from C, gives it back to A, जिसका वो originally bond issue हुआ वो होता है, and बीच में B makes a profit. तो वो short selling में once he realizes कि हाँ या इसकी इस commodity की value आगे कम हो जाएगी, so he borrows it from party A, sells it to party C, and then buys it back later, and then sells it to party A again. So like it's a reverse process. But it's reverse process में B में. इस केस में why was everybody so reluctant and why was everybody so, every banker was so happy? आपने देखा था ना जो पहला जो था मॉर्गन स्टैनले का या जेपी मॉर्गन का, जिसमें वो एक इंडियन लड़का है और वो स्माइल कर रहा है कि कैसे बेवकूफ आ गए. Why were they so happy and so confused? Sir, because essentially to them housing market is rock solid. Right. I mean, who doesn't pay their mortgage, right? ये बंदा क्या कह रहा है? He says कि मैं तुम्हारे से बेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे से बेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो हाउसिंग मार्केट है, ये जो तुम्हारे बॉन्ड है, ये कोलैप्स होंगे. ठीक है? राइट. तो वो कहता है कि तुम अमेरिकन इकोनॉमी के अगेंस्ट बेट कर रहे हो. एंड ही सेड यस आई एम बेटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन इकोनॉमी. अच्छा, अब वो जो 2 लड़के थे जो लॉस वेगस गए थे, यस सर, उन्होंने आखिर में किसके अगेंस्ट बेट किया था? उन्होंने डबल ए बॉन्ड्स के अगेंस्ट बेट किया था. यस, डबल ए ट्रांचेस. यस, राइट. तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग ये कोर्स पढ़ रहे थे तो हमने शुरू किससे किया था? एंड व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये क्यों डिफॉल्ट हो गया? इसलिए कि आपने, इसलिए नहीं कि आपने सब प्राइम मॉर्गेज इशू किए थे. नो, इट वाजंट बिकॉज ऑफ दैट. इट वाज बिकॉज जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे वो ये समझ रहे थे कि दीज आर द सेफ इन्वेस्टमेंट्स. इज दैट राइट? यस सर. यस सर. अगर फर्ज करें कि मैंने $1,000 डुबोए थे और मेरा जो फंड था वो दुबई में था और दुबई वाले ने इनका सीडीओ खरीद लिया, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, उसको तो पता था कि ये AAA बॉन्ड है. इज दैट राइट और रॉन्ग? यस सर. यस सर. ये AAA समझ के खरीद लिया, लेकिन इसके अंदर तो सारे पैकेज थे, सब मिक्स थे. जाहिर है जब उसमें फैनी में और फ्रेडी मैक का लिखा हुआ है कि आप 57% जो है वो कालों को देंगे और 30% लैटिनो को देंगे और 25% जो है आप सिंगल फैमिली को या अंडर सर्व्ड एरियाज को देंगे, सो व्हाट विल हैपन? इसका मतलब ये है कि आपने the CDOs will be diversified. आपने
अच्छा अब मुझे चलो लड़कियों को जरा थोड़ी सी और चीजें समझ आनी चाहिए। कोई लड़की मुझे बताओ कि इसमें वो जब मूवी शुरू होती है तो उसने एक सुशी की एग्जांपल दी थी, वो क्या थी? Sir, can I try? नाम? Mahin. हाँ Mahin. बोलो बोलो बोलो। Sir, I think CDO को जब explain कर रहा था वो नहीं wait. पहले ये बताओ उसमें कोई सुशी वाला सीन था या नहीं था? एक फिश एक रेस्टोरेंट में शेफ का उन्हें सीन दिखाया when he explained synthetic CDOs. I think that was a sushi scene, but I don't remember. नहीं, सिंथेटिक सीडीओ नहीं थी। सिंथेटिक सीडीओ तो वो वेगस में बता रहा था। Oh, okay. फिर नहीं, मुझे नहीं याद। शुरू के मूवी के शुरू में तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ बीबी, तुमने कोई रोमांटिक मूवी देखने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बोला था। मैंने तुम्हें एक फाइनेंशियल मूवी देखने को बोला था विच इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर कोर्स। भाई कोई और आदमी, अरहम तुम नहीं, अदर देन अरहम कोई आदमी बोलो भाई ये क्या था सुशी का सीन? सुशी का सीन सर, are we talking about the time where Anthony Bourdain वो समझा रहा होता है कि जो ट्रिपल बी या डबल बी लोन्स रह जाते हैं उनको वो किस तरह रीपैकेज करते हैं? Is that the scene you're talking उसने about? बोला ये सुशी है, ये खराब हो गई। उसने कहा मैं इसको Yes, नहीं sir. फेंकूंगा। उसने उसको कहा मैं इस डब्बे में डाल रहा हूँ, इसके साथ उसका अच्छी सूप बना मछली दिया भी है, सर। इसके साथ खराब भी है, और मैं इसके साथ एक सूप बनाऊंगा, या उसने कोई एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ठीक है, सी फूड का कोई, और ये सारे लोग बड़े शौक से खाएंगे। डू यू सी दैट? जी सर, जी सर। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा और इसमें से क्या, हसन तुम बताओ भाई, हसन जहीर तुम बताओ, व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दैट मूवी? सुनो भाई, हाँ बताओ भाई। सर मैंने मूवी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी थी? अलाउ नहीं है इसके घर में। सर क्या? सर मुझे टाइम नहीं मिला, असाइनमेंट जो थी बहुत सारी। है? मैंने शुरू की थी मूवी, लेकिन मैं कर नहीं पाया खत्म क्योंकि असाइनमेंट्स कर रहा था मैं अपने पास। नहीं तो ये असाइनमेंट नहीं था क्या? था सर, लेकिन वो लास्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स जो थी। I mean, Mr. Hassan Zahir, your name will be recorded. Okay, मैं लिख रहा हूँ. This is very bad. I don't like it. सॉरी सर। मतलब जिहालत किसी हरकतें हैं कि तुमको एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट दिया तो तुम वो भी नहीं करोगे। सुफियान तुम बताओ भाई। जी सर। बोलो क्या तुमको समझ आया? सर जो अभी आप सुशी वाली बात कर रहे थे उसमें बेसिकली सीडीओस की बात हो रही थी। वो इंटरेस्टिंग था कि दे वर रीपैकेजिंग द मॉर्टेजेस व्हिच वर नॉट बीइंग टेकन, और उनको रीपैकेज कर रहे थे। और उस एग्जांपल में यही था कि जो चिकन जो फिश लास्ट टू सीन्स में उसने कहा माइक बॉम्ब से कि तुम मुझे बेचने दो ये जो तुम्हारे now or never, it's now or never। हाँ it's now or never। उसने कितने पैसे बोले थे? कितने पैसे बोले थे? हाँ Sir, $1 billion. अरहम अगर तुम अब बोलोगे मैं तुम्हें ब्लॉक करके बाहर निकाल दूंगा। Sorry, sir. हाँ भाई बोलो। चलो इसका अरहम ने जवाब दे दिया तो मुझे इसका सवाल, दूसरे सवाल का जवाब दे दो कि ये $1 बिलियन कितने पे मिल रहे थे? उसने कितने इन्वेस्टमेंट की थी? $50 million। उसने $200 मिलियन किया था। वो 5 टाइम्स होके मिल रहा था उसको। चलो और मैं कोई 1 मिनट, सहरीन Yes sir। जो डॉक्टर ड्रूरी था या माइक ड्रूरी या ड्रूरी जो भी था, उसने
वो रोज ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख रहा था? He was tracking how the company was performing. Like उसने bet against कर दिया था ना. He betted in the CDOs and जो है क्या कहते हैं फिर वो bonds की value was going up and they were going in a loss. So he was recording that. He was keeping a track of that. But then over time they made a profit of like 486%. 489%. वेरी गुड. चलो तुमने थोड़ी सी मूवी देखी थी. ओके. पूरी देखी थी. हाँ, पूरी देखी थी सर. मतलब थोड़ी सी समझ के देखी थी, मतलब ये. या बिस्मा अमीन, आर यू देयर? बिस्मा, बिस्मा का तो अब वो फौरन माइक ही खराब हो गया होगा. तो बोल क्यों नहीं रही हो? ZS आईफोन कौन है भाई? बोलो भाई, कौन है ZS? हाँ, जैनब. तुमने मूवी देखी थी? सर हाफ देखी थी, फुल नहीं देखी थी. क्यों नहीं देखी थी? अनिल कपूर की मूवी होती, शाहरुख खान की मूवी होती तो तुम पूरी देख लेती. वो तुम रात को जाग के भी देख लेती. नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं देख रही थी, वो रुक रुक के लोड हो रही थी मेरे लैपटॉप पे. मैंने हाफ देखी है, फर्स्ट आधी देखी है. कहानियां हैं लोगों की. अब वो बिस्मा अमीन फरमा रही हैं, आई एम नॉट होम, आई डोंट हैव अ माइक, एंड आई टोल्ड यू दैट वी विल बी डिस्कसिंग दिस मूवी इन द क्लास. तैयब जाका, तैयब जाका. यस सर. तुम बोलो भाई, तुम तो बांटवा मेहमान हो, बताओ भाई. सर कोई स्पेसिफिक कुछ बताना है या? जनरली बताओ, फिर मैं तुमसे स्पेसिफिक भी पूछ लूंगा. सर तो ये 3 लोग होते हैं, मार्क बॉम, माइकल बरी और ये जेमी और चार्ली. हाँ. तो ये इसके अगेंस्ट बैट करते हैं, हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट. ओके. तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लेते हैं और मतलब ये दो जो हैं एंड में जो है वो मार्क बॉम जो है वो हेजिटेट कर रहा होता है कि मैं ये अपने स्वैप सेल करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसने वो जो उसकी हेज फंड होता है वो मॉर्गन स्टैनली से ही वो उसका साथ होता है. मतलब उसको मॉर्गन स्टैनले की तो कोई फिक्र नहीं थी. हाँ, लेकिन वो Why was he? तो बाकी लोगों Good की फिक्र question. थी, नहीं, किन लोगों की फिक्र थी? जो फायर करने वाले थे वो. उसको, अच्छा, उसके साथ पर्सनल ट्रेजेडी क्या थी? चलो, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था. उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था. तो माइक बॉम जो था वो इसलिए वरिड था बिकॉज ही वाज टिल द लास्ट मोमेंट ही वाज थिंकिंग दैट इट इज अनएथिकल. राइट? यस सर. एंड उसने एक जगह, चलो तुम ठहर जाओ, मैं किसी और से पूछता हूँ. एक मिनट ठहर जाओ. जी. काशान साहब, आप हैं इधर? यस सर. जरा माइक करीब करके बोलिए, आपकी आवाज तो आई नहीं रही है. बोलिए. यस सर. माइक बॉम की बीवी ने उसके बारे में क्या कहा? हाँ, बोलो भाई. अहमद हबीब, तुम बोलो भाई. ये मैं 3-4 नाम देख रहा हूँ, ये मैं शिराज को लिखवा दूंगा, ठीक है, कि ये लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं है. अहमद हबीब, आर यू देयर? यस सर. बताइए.
सर बेसिकली जो हेज फंड मैनेजर, आप क्या पूछ रहे हैं सर, जनरली बताना है या फिर आपने जो अभी स्पेसिफिकली माइक बॉम की बीवी ने उसके बारे में एक कमेंट पास किया जो उसने लिखा हुआ था. What was that? सर ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा. चलो anybody. Sir, may I? पहले मुझे और किसी को ट्राई करने दो. Sir, उसने कहा था that he should move to Vermont and open a bed and breakfast. No, उसने आखिर में उसकी बीवी ने क्या कहा था? सर वो जब उसने क्रेडिट स्वैप बेच दिया था तब मूवी खत्म हो रही थी, क्रेडिट स्वैप बेच दिए थे, उसने क्या कहा था? सर उसने बोला था कि वो और हम्बल हो गया है. उसने कहा he was gracious. He never said I told you so. Yes. He never said उसने कहा he was gracious in that he never said to people that I told you so. Yes, by the way, if I had been one, I would have said it. As simple as that. But he was gracious enough and he said, he never said that I told you so. ठीक है? So yes. it was an interesting movie. Okay. टीए जो है वो तो और गौर से देखेगा, नॉट माई लाइक मी, बट वो और बहुत ज्यादा गौर से देखेगा, और टीए जो है वो आपसे फिर ज्यादा टेढ़े मेढ़े सवाल भी करेगा. ठीक है? और वो इसलिए यू बी प्रिपेयर्ड. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि एंड ऑफ द मूवी एक था जो एक उसमें जिस वक्त एंड में उसने सार्कास्टिकली पहले क्या कहा, उसने कहा कि सर किसने, आप किसकी बात कर रहे हैं? मूवी के एंड में जो भी वो जिसकी भी वो आवाज थी, दैट पर्सन सेड दैट इन द एंड एवरीबडी वेंट टू जेल. ठीक है? देखा था नहीं देखा था? नहीं सर, एवरीबॉडी वेंट टू जेल तो नहीं था. मुझे तो याद है कि वो नो वन वेंट टू जेल एक्सेप्ट दैट वन गाय, मुझे उसका नाम नहीं है. सर नहीं, उससे पहले उसने सार्कास्टिकली भी कहा था कि एवरीवन वेंट टू जेल एंड एक हाइपोथेटिकल वर्ड एथिकैलिटी उसने कहा कि हाइपोथेटिकल वर्ड में यही होता, लेकिन इन रियलिटी सिर्फ एक आदमी जो क्रेडिट स्विस का था वो जेल में गया, बाकी दैट्स इट. और उसने क्या कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेल आउट किया, और जो मैंने आपको बोनसेस की बात कही थी उसने वो भी वर्ड यूज किया, एंड द बैंकर्स गॉट बोनसेस. यस सर. ऑलराइट. यस. अब अगर आप देखो तो जो चीज मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाई है उसमें क्या था कि ये जो इस मूवी में उन्होंने आपको पहले दिखाया कि ये जो कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन थे. अच्छा, उसमें उन्होंने एक जगह, अब वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पता नहीं किसी ने रजिस्टर किया है नहीं, जब उसने कहा था कि ये 2% की रिक्वायरमेंट है, राइट? कब की बात है सर? They needed only 2% capital to rotate these bonds, right? That is why everybody was buying so many and selling. They were not keeping on those books. तो उसमें जब उसने ये बात की सारी, तो अब उसमें आप देखो कि हमने जो 3-4 चीजें देखी थी जो आप लोगों ने सवाल भी किए थे. एक था कि जी अच्छा, इसमें इमिग्रेंट्स का किसने मजाक उड़ाया था? सर उन लोगों ने कहा था कि एंड पे व्हाटएवर गोस डाउन विल ब्लेम द इमिग्रेंट्स. जो सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में जो सर्वे करने निकले थे, हाँ, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा इमिग्रेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि ये रेट है, एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज है, तुमको शुरू में कुछ नहीं देना. दे फील हैप्पी दैट दे विल हैव देयर ओन होम एंड दे sign. Sir, they sign whatever you tell them to sign.
That's what he said. Yeah. That is what he said. Do you see that? ठहर जाओ अरब, अब तुम Yes, नहीं sir. बोलना. अच्छा अब मुझे बताओ कैबिनेट आंसर ने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि उसके 5 घर हैं, हर घर पे 2-3 मॉर्गेजेस हैं, और उसका एक घर 2-2 दफा मॉर्गेज हुआ हुआ था. बिल्कुल सर, 2 लोन्स थे एक घर पे, उसके टोटल 5 घर थे और उसको बताया गया था और एक कॉन्डो नहीं होगा. गॉट इट? उसके 5 घर थे और एक कॉन्डो था, याद है ना? बिल्कुल सर. सो ये जो चीज है ये क्या थी? ये जो मैंने आपको बताया था कि रियल लाइफ एग्जांपल, मेरा ड्राइवर गुलजार हुसैन. यू सी दैट? सो दैट इज व्हाई आई टेल यू कि ये जो मूवी थी ये मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था देखने को कि जब आप ये इतना पढ़ने के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएस हाउसिंग मार्केट पढ़ने के बाद, जब आप इतना पढ़ के ये मूवी देखोगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी. ठीक है? ये थोड़ी सी बड़ी थी, ये 2 घंटे 10 मिनट की मूवी थी. अभी मैं आपको एक मूवी और बताऊंगा विच विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर दिस वीक असेसमेंट. इस हफ्ते की जो आपकी असेसमेंट है वो सिर्फ 2 मूवीज है. ठीक है? एक आपने देख ली है, दूसरी का नाम है मार्जिन कॉल. ये नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है. Yes sir, yes sir. मार्जिन कॉल है, देखिए किसी ने मार्जिन कॉल? Sir, मैंने देखी है. क्या है? It's about sir, it's essentially, they don't name it, but it's essentially about Lehman Brothers, how they collapsed. नहीं. And this क्योंकि that company did not collapse. मार्जिन कॉल right, हाँ, end में they sell everything. Yes. तो वो तो सरवाइव कर गए थे, लोगों को धोखा दे दिया था, बच गए थे लेकिन सरवाइव कर गए थे. Right. उस मूवी में वो सिर्फ 24 आवर्स की मूवी है. वो देखने वाली चीज है कि रात के दोपहर को 3 बजे वो मूवी स्टार्ट होती है और अगले दिन शाम को 5 बजे वो मूवी खत्म हो जाती है. ठीक है? सर आपने स्पॉइलर दे दिया. क्या हो गया? सर आपने स्पॉइलर दे दिया मूवी का. नहीं, but I am not telling you what happened because आपने बता दिया वो नहीं बंद होते. It's a beautiful movie. You see it. It's a 24 hours movie. आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है. एंड नहीं पता आपको. But anyway, you watch that movie. ये दोनों मूवीज आप देखोगे और ये आपका जो आपका टीए है वो आपसे इन दोनों मूवीज के ऊपर स्टार्ट करेगा. जो बिग शॉर्ट की लास्ट लाइन थी वहां से हम नया वो स्टार्ट करेंगे आज. ठीक है? जो बिग शॉर्ट की लास्ट लाइन थी हम आज उससे स्टार्ट करेंगे. एंड व्हाट इज दैट? नहीं, बल्कि हम उससे पहले आज हम थोड़ा सा एक ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट एक टॉपिक है कि हाउ डज, एक मिनट, सॉरी, गिव मी अ सेकंड. इसको मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया. आपको नहीं आ रहा ना स्क्रीन पे कुछ भी? नहीं. ओके, गिव मी अ सेकंड. ओह गॉड. All right. Can you see that? Yes, sir. उस मूवी में आपने एक जगह शायद नाम सुना हो हैंक पॉल्सन का, और उन्होंने एक जगह बर्नानके की पिक्चर भी दिखाई थी स्पीच करते हुए. उसकी तकरीर आवाज नहीं सुनाई थी ज्यादा, लाइक 5 और 10 सेकंड क्लिप था बस. ओके. हैंक पॉल्सन जो था वो ट्रेजरी सेक्रेटरी था उस वक्त. ठीक है? उसको भी हम अभी आगे देखेंगे. सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज द फेडरल रिजर्व एंड व्हाट वाज इट्स रोल इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी में. ठीक है? इज इट ओके? Yes sir. Okay, good. So पहले स्टार्ट करते हैं. आज बड़ा मजा आया.
हमारा इस्लामाबाद में जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक जो इकोनॉमिक कंसल्टेंट है, बड़ा टेरर है वो यहाँ पे, ठीक है। उसका मुझे फोन आया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, और वो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं उसमें आर्टिकल करना चाहता हूँ, आई वांट योर ऑफिशियल वर्जन, ठीक है। Now I am not only the special secretary of the Ministry of Finance, I am also the spokesperson. All right? तो जितनी भी ये न्यूज आती हैं, बल्कि ओ माय गॉड, आज का, चलो मैं तुम लोगों को अभी डालता हूँ, ठीक है। आज का मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ वो मैं तुम्हें ये वाला भी लिंक डाल दूंगा जो उसने मेहताब ने मुझे भेजा था, सॉरी शहबाज राना ने। और जो न्यूज का जो इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका नाम है मेहताब हैदर। उसने आज न्यूज का एक आता है मंडे को, मनी मैटर्स के नाम से। तो आज मनी मैटर पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है पाकिस्तान इकोनॉमी पे, ठीक है, वेरी नाइस। वो मैं तुम लोगों को एक स्लाइड शेयर करूंगा, तुम लोग देखना। उसका पहला जो आधा आर्टिकल है वो उसने, मैंने उसको वो मुझसे बजट पे पूछता रहता था। मैंने कहा यार तुम क्या घटिया चीजें पूछते होगे जी, 2% ऊपर हो गया, आधा % नीचे हो गया, तनख्वाह बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, व्हाई डोंट यू राइट समथिंग गुड। कहने लगा जी क्या करूं। तो ऐसे तुम पाकिस्तान इकोनॉमी पे लिखो, कंपैरिजन लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, हम किधर चले गए, बांग्लादेश किधर चला गया, वियतनाम किधर चला गया, श्रीलंका किधर है, इंडिया किधर है, सेविंग का क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट्स का क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेरे पास सारा डाटा है। कहने लगा मुझे प्रेजेंटेशन भेज दे। मैंने उसको अपनी प्रेजेंटेशन भेज दी। मैं तुम लोगों को प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, वो आर्टिकल पढ़ना। उसका आधा आर्टिकल जो है वो पूरा मेरी स्लाइड्स और सारी चीजें हैं, एक एक चीज, एक एक नंबर आया, वो सो हैप्पी। अच्छा, अब ये जो शहबाज राना का फोन आया फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का, मैंने उसके लिंक को क्लिक किया, क्विकली पढ़ा। मैंने शहबाज राना को फोन किया, मैंने कहा शहबाज हैव यू रेड द रिपोर्ट? ही वाज ऑनेस्ट, ही सेड नो। मैं कहा क्या तुमको पता है कि ये इस साल की है ही नहीं, ये तो पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की है। गॉट इट? वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा मुझे नहीं पता था। मैंने कहा तुमको पता है ये हर साल निकलती है और हर साल यही होता है। मैं कहा इफ यू वांट टू डू इट इन अ प्रोफेशनल मैनर, तो मैं तुम्हें एक सजेस्ट करता हूँ, वेब पे जाओ, पिछले 5 साल की रिपोर्टें निकालो, उसमें पिछली 5 साल की रैंकिंग निकाल लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ओके, सो बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही होती है इस्लामाबाद में। ओके, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो ये जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, फेडरल रिजर्व क्या चीज है और फेडरल रिजर्व ने क्या किया। एज सिंपल एज दैट। जैसे हमारा स्टेट बैंक है वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। इज दैट राइट? यस सर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का दुनिया पे क्या रीजन पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि नोबडी वांट्स योर मनी। तुमको पता है जिम्बाब्वे का जो डॉलर है वो एक जमाने में अमेरिका के $1 के बराबर था। आखिर में 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का $1 मिल रहा था। राइट? 1 ट्रिलियन, क्योंकि उन्होंने नोट छाप रहे थे, बर्बाद हो गए। मेक्सिको ने एक जमाने में कहा कि हम 1 पीसू को रखेंगे $1 के बराबर। 12 साल बाद उन्होंने चीखें मार दी, बिकॉज 1 पीसू को $1 के बराबर रखने के लिए आपकी इकोनॉमी को परफॉर्म भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपको फिस्कल डेफिसिट और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो आप मार जाओगे। डू यू सी दैट? राइट सर। यस सर। ओके, ऑलराइट। सो जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया डॉलर खरीद रही है। डॉलर इज द करेंसी। ओके, यस सर। तो अगर डॉलर में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा? डॉलर विल लूज इट्स वैल्यू। ओके, यस। तो जब आपने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट कहां से हुआ था, और ये जो माइक ड्रूरी कह रहा था बार बार, ये क्या था कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप
these adjustable rate mortgages, they will default. तो वो जो कैबिनेट आंसर थी उसको वो माइक बॉम ने या किसने उससे पूछा कि जब ये तेरा जो लोन है वो 200% हो जाएगा तो क्या होगा? तो she had no answer, right or wrong? उसने कहा how is that possible? उसने कहा how is that possible? सही है? So अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आपके डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन चूंकि आप डॉलर प्रिंट कर रहे हैं और सारी दुनिया डॉलर ले रही है तो यू हैव टू कैलिब्रेट इट वेरी वेल. तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट, सवाल ये कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट 2005 में क्यों बढ़ाने शुरू किए थे? बताओ एनीबॉडी. बोलो भाई. सर इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए. ये किसने बोला? हसन. हसन, अगर तुम मेरे सामने होते ना तुम्हारे कान पकड़ के तुमसे उठक बैठक लगवाता. तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो? जी. मैं आगे इसके कुछ नहीं कहता. तुम मुझे बताओ कि जब इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या कम कर देते? कम करते हैं. तो तुमने क्या बोला है? सॉरी सर, भूल गया था. एनीबॉडी एल्स? इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए. हाँ, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए. इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आपको मैंने दिखाया था जब हमने लास्ट स्लाइड में, लास्ट क्लास में जब हमने हाउस मॉर्टगेज वाली स्लाइड देखी थी तो हमने क्या देखा था कि होम प्राइसेस वर गोइंग अप एंड इंटरेस्ट रेट्स वर गोइंग डाउन. देखा था? जी सर. Yes, sir. So to control that madness, they had to increase the interest rates. Right or wrong? Right. Right, sir. Right. Good. याद आ गया ना? जी सर. So that, और ये किसने सबसे पहले पकड़ा था? माइक ड्रूडी ने. वो जो एक आंख वाला था, उसने कहा कि ये जो है ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो ये जो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज है. वैसे बाय द वे, चलो कोई लड़की मुझे बताओ कि उसके ऊपर उसको सू किया था किसी ने? नहीं किया था. क्या हुआ था? और उसके फंड की कॉस्ट कितनी थी? उसकी फंड की वर्थ कितनी थी? और जो उसने बेटिंग की थी उसकी बेट कितनी थी? उसने बेट कितनी की थी और उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रहा था वो? देखो, मूवी ऐसे देखी जाती है. मैं बताऊं? कौन? सर वासे. हाँ बोलो. सर उसने 1.3 बिलियन बेट किया था इन टोटल. आगे नहीं बोल रहा. और कोई बताओ, प्रीमियम कितना था? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो. 80 to 90 million monthly premiums. Annual. 80 to 90 एनुअल था. 80 to 90 एनुअल था. और उसका जो पार्टनर था जो आया था उसने कहा था मैं तुम्हारा मेंटोर हूं. उसने क्या कहा था कि तुम्हारे फंड की वर्थ कितनी है? 550 मिलियन डॉलर. तो उसका मतलब ये था $550 मिलियन. उसका मतलब ये था कि तुम तो अगर ये 3 साल में नहीं हुआ तो तुम तो कोलैप्स कर जाओगे. और उसके इन्वेस्टर पैसे मांग रहे थे और उसने क्या किया था? तो रोक दी थी विड्रॉल्स. सर विड्रॉल्स फ्रीज कर दी थी कि उसने कहा कि मैं पैसे रिलीज नहीं करूंगा किसी इन्वेस्टर को. तो पीपल सूड हिम, राइट? यस सर. This is interesting. That is how you watch a movie, okay? At least जो फाइनेंशियल मूवीज होती है ना वो इसी तरह देखी जाती है. ऑलराइट, आगे बढ़ो. चलो भैया, वैसा करो, लड़कियां जो हैं, बंदे तो बहुत बोल चुके, अब शुरू हो जाओ. यहां से पढ़ना शुरू करो. माहीन सोहेल, तुम पढ़ो यहां से. फर्स्ट स्लाइड. What did the Fed do during GFC? The Federal Reserve System is one of the several institutions charged with regulating banks and ensuring the stability of the financial system. Consequently, starting in 2008 and continuing for several subsequent years, the Fed was on the front lines of
combating interconnected crises in the banking system and in the real economy. In its war on the crisis, the Fed has deployed a wide range of tools, including the traditional tricks of monetary policy, plus a range of unconventional measures. It's been in the public eye as never before and been subjected to an unprecedented level of political criticism. Criticism किस लिए है? टूल जो थे वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने टूल्स क्या दिए थे. मैं आपको आगे एक चैप्टर में मैं ये भी बताऊंगा एक लेक्चर में कि फेडरल रिजर्व जो है वो लेंडर ऑफ, जैसे स्टेट बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? एवरी सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट. तो फेडरल रिजर्व के लिए उन्होंने एक लफ्ज यूज किया, उन्होंने बोला कि फेडरल रिजर्व बिकेम द ग्लोबल लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. वो तो हम बाद में करेंगे, ओके? वो तो हम बाद में करेंगे. अभी इस वक्त मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये व्हाई वाज इट सब्जेक्टेड टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म? बताओ भाई. आपने आपने कल मूवी देखी थी ना? यस सर. वो क्रिटिसिज्म जो था वो लास्ट सेंटेंस में था. सर वो मुझे इज इट बिकॉज़ ऑफ एथिकलिटी, जिनकी एथिकलिटी उसने कहा कि एंड एवरीबडी सर्वाइव्ड एंड बैंकर्स गॉट बोनसेस. उसने क्या कहा? टैक्स पेयर्स बेल्ड देम आउट. राइट. टैक्स पेयर्स बेल्ड देम आउट एंड taxpayers bailed them out and bankers got their bonuses. Okay. So मैं अब आपको एक और इवेंट का हो सकता है लिंक भेजूंगा, मैं देखता हूँ उसका वो इवेंट अभी तक वैलिड है या नहीं है. वो इवेंट जो है वो है ऑन, जो उन्होंने ब्रोकिंग से किया था, ऑन 10 years of आफ्टर 10 years of ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें बेन बर्नैंके, हैंक पॉल्सन और टिमोथी गाइटनर का उन्होंने एक इंटरव्यू था 2 घंटे का. And what an amazing, absorbing thing. मजेदार चीज थी. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो पढ़ो लड़की, तुम दोबारा पढ़ो भाई. What did the Federal Reserve do during the financial crisis? The Fed's main tactics were interest rate cuts, targeted assistance to ailing financial institutions, quantitative easing or large-scale asset purchases, forward guidance about interest rates. एक मिनट, तुम लोग को याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि अमेरिकन क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग को? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था ना, क्या लफ्ज मैंने यूज किया था? LSAP, लार्ज स्केल एसेट परचेज प्रोग्राम. ओके? Yes. They don't call it quantitative easing, they call it LSAP. All right? What is the meaning of? अब ये जो है, अब आप देखो बारी बारी करते हैं. फेड ने क्या किया था? फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किए. मैंने आपको पहले बता दिया कि they brought it down from 5% in September 2018 to 0.25 in December 5% in September 2007 to 0.25% in December 2008. 5% उन्होंने रेट गिराए या नहीं गिराए? यस सर. इकोनॉमी नहीं खड़ी हुई. फिर उन्होंने टारगेटेड असिस्टेंस दी टू एलिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मैंने आपको उसकी पूरी एक लिस्ट दिखाई थी. उसमें एक बहुत बड़ा क्या था? सबसे बड़ा कौन था? इंश्योरेंस कंपनी AIG. कितने पैसे दिए थे? सर उसको दिए थे 85 बिलियन. हाँ 80 समथिंग बिलियन. यस यस. किसने बोला? सही बोला. तैयब जाका. यस सर. तो तैयब उसने $85 बिलियन दिए और उन्होंने वापस कितने किए उसको? ऑलमोस्ट $120 बिलियन दिए बाय 2012. यस सर. और वो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी. एंड 2017 में गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल भी खत्म कर दिया AIG से. और AIG का जो बिजनेस मॉडल था उसके ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम वादा किया था, मैं भूल गया था. मैं अभी आपको दोबारा भेज दूंगा एक. ठीक हो गया? ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। Sir, I have a question. हाँ Sir, तो since अभी हमने ये जो मूवी देखी है तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि आपको याद होगा सर वो एक सीन था जिसमें when Michael Burry calls his senior and says that I'm going to short the housing market, right, and then he says you stick to stocks, right, and then Michael Burry says that I read them, right, and then he replies with nobody reads them. So sir, don't you think this is the main, like this is the main problem? Exactly, this is the main problem कि आपके हाथ में अगर एक CDO है और आप अमेरिका में नहीं रहते, आप रहते हैं दुबई में, ठीक है, और वो कहता है कि जी ये AAA बॉन्ड है रेटेड बाय मूडीज, तो आप परवाह नहीं करते कि आप उसका जिप कोड चेक करें, आप उसकी डिफॉल्ट हिस्ट्री देखें, आप उसका हर उसमें एक वो स्कोर की बात कर रहा था, वो कौन सा स्कोर था और कितना था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में सर फाइको स्कोर सर, फाइको स्कोर कितने बता रहा था? below 550, right, so 550 is a very bad score, okay, तो वो क्या कह रहा था कि ये सब 550 से बिलो है, मैं इनको दे रहा हूँ, ये अगर 550 से बिलो पे आपको अगर एक घर का क्रेडिट मिल रहा है तो they were very happy. You see that? Yes sir. Yes, remember sir. or no? Yes sir, remember. Yes sir. Okay, so तो एक तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, दूसरे उन्होंने टारगेटेड असिस्टेंस दे दी टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर उन्होंने उनसे जो उनके वो थे, अब जब उन्होंने तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या था, क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, QE, जिसको उन्होंने नाम रखा है, अमेरिकन नाम क्या है, LSAP. यस सर. ये भी समझ आ जाएगी. अब QE में उन्होंने नोट छापे थे और उन्होंने मार्केट में नोट फेंके थे. मैंने आपको पिछली दफा वो दिखाई थी, उनकी जो बैलेंस शीट थी, फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट दिखाई थी मैंने आपको लास्ट टाइम? नहीं सर. ओके, चलो अभी मैं ब्रेक के बाद दिखा दूंगा. यू विल बी सरप्राइज कि इन्होंने पिछले 4 महीने में बिटवीन 21 फरवरी एंड टुडे, बल्कि बिटवीन 21 फरवरी एंड 21 मई, 3 महीने में इन्होंने इस दफा $3 ट्रिलियन के नोट छापे. कितने? 3 ट्रिलियन. ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके बहुत सारे जो फन्ने खान है ना, उनको भी नहीं पता. ये ट्रस्ट मी, मैं आई एम गारंटीइंग यू. ओके, मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, सारी चीजें, वी विल गो थ्रू इट. तो चौथी चीज क्या है? 3 चीजें तो हो गई, अब इसके ऊपर हम आ जाएंगे. इंटरेस्ट रेट भी देख लिया, टारगेटेड असिस्टेंस भी देख ली, QE भी देख ली. QE की डिटेल तो हम बाद में देखेंगे, बट QE भी देख ली. फॉरवर्ड गाइडेंस क्या चीज है? फॉरवर्ड गाइडेंस मींस कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रेट है 0.25, ये अगले 1.5 साल या 2 साल नहीं चेंज होगा. व्हाई? So basically future prediction. राइट. फॉरवर्ड गाइडेंस मैं आपको गाइड कर रहा हूं फॉरवर्ड के बारे में कि अगले 1.5-2 साल में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे, ताकि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी है, कोई कैपिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कुछ घर खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है, तो जाके खरीदो. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए, कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए. तो सर व्हाट इफ अगर वो फॉरवर्ड गाइडेंस वाली पॉलिसी करें एंड व्हाट इफ द इकोनॉमी गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे थिंक कि नहीं अब हमें चेंज कर देना चाहिए, तो इज इट इलीगल फॉर देम टू चेंज इट? दे वर कैलिब्रेटिंग इट. तो वो हर दफा क्या करते थे कि मैं आपको मिनट्स दिखाऊंगा, मेरे पास सारे मिनट्स है, मैं आपको दिखाऊंगा. हर मीटिंग में वो अनाउंस करते थे. नो, दे डिडंट स्टार्ट डूइंग इट इन 2008. 2011-12 के बाद उन्होंने पहली दफा ये फॉरवर्ड गाइडेंस स्टार्ट की. तो फॉरवर्ड गाइडेंस में वो लिखते थे कि अगले 6 महीने में, अगले 6 नहीं, कभी भी 6 नहीं हुआ, 1.5 साल इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे. ठीक है. एंड दे केप्ट. अच्छा, उसके बाद उन्होंने दो टारगेट रखे थे. ठीक है. वो 2 टारगेट क्या थे, वो भी विल गो इन डिटेल अबाउट इट. वो 2 टारगेट क्या थे? नाउ इमेजिन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो इट वाज 10.5%. ठीक है.
Yes, ऑफिशियली आप उसको 9.5 या 9.8 कुछ लिखते हैं because they didn't want to show it in double digit, but actually it was 10.5 anyway. So आपकी इकोनॉमी में अगर 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप लोगों ने फिलिप्स कर्व पढ़ा था? जी सर। Yes क्या sir. था फिलिप्स Yes, कर्व? sir. क्या था फिलिप्स कर्व? पूछ के बोलना, नाम लेके और पूछ के। सर से याद नहीं है सर। वेरी सर, मैं गुड, बोलूं? वेरी गुड। सर मैं बताऊं? नाम? सर अरहम सर। हसन बोलना चाह रहे हैं, हसन बोलो भाई। Sir, it's the relationship between inflation and unemployment. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट है? पॉजिटिव है, Sir, इनवर्स है? इनवर्स है सर। इनवर्स है। तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये है कि अगर 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो इन्फ्लेशन इनका पहले तो 1% था, लेस देन 1% था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बेहतर हुई, इन्होंने इतने पैसे मार्केट में इंजेक्ट किए, फेंके, सब कुछ किया, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। गॉट इट? Yes sir. ओके, सो इन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस में हर दफा लिख रहे थे 2011-12 के बाद से, ठीक है? आई विल शो यू दैट, जिसमें वो लिखते थे, हाँ एक सेकेंड, जिसमें वो लिखते थे कि ये पॉलिसी जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी है ये उस वक्त तक अंडू नहीं होगी, या इसको हम अनवाइंडिंग नहीं करेंगे जब तक के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.5% पे और इन्फ्लेशन 2% पे नहीं आ जाएगा। और इन्फ्लेशन वहां आज भी 2% नहीं है। ओके? Yes sir. अब उसकी एक नई कहानी है, उसका एक जोक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने इतने नोट छापे बिकॉज यू थॉट के पैसे मार्केट में दे रहे हैं तो ये पैसे खर्च होंगे तो बिजनेसेस बढ़ेंगे, ठीक है? तो वो जोक ये है कि वो कहते हैं कि जी हमने अमेरिकन इकोनॉमी में पैसा डाला, तो अगर उन्होंने फूड पे खर्च किया तो वो मैक्सिको चला गया, कपड़ों पे खर्च किया तो वो चाइना बांग्लादेश चला गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे तो वो चाइना और जापान चले गए, आपने फला चीज खरीदी तो वो थाईलैंड और फला जगह चला गया, वो टूरिज्म पे गए तो वो थाईलैंड चले गए। तो वो कहते हैं कि जी अमेरिका में सिर्फ 2 चीजें हैं जो आप जिन पे खर्च कर सकते थे, जो कि मेड इन अमेरिका थी, एक बियर और एक प्रोस्टिट्यूशन। Right. तो वो कहता है कि जी अगर इन 2 काम पे खर्च करना है तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, वरना आप जितने पैसे नोट छाप रहे हो सारे पैसे बाहर जा रहे हैं। राइट? Right. दिस इज अ जोक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग जोक। एनीवे, अरम तो मेरा ख्याल है कुछ कह रहे थे, पहले मैं ये लड़की जो है इससे आखिरी ये स्लाइड पढ़ लूं। लड़की भैया आखिरी स्लाइड पढ़ो, इसके बाद मैं अरम का सवाल लूंगा, फिर नमाज का ब्रेक करेंगे। बोलो। Despite the Fed's efforts, unemployment remained quite elevated for years after the onset of the crisis. As a result, the central bank found itself charged with both excessive complacency and excessive activism. ठीक है, चलो अब भाई अब बोलो, तुम्हारा हम कुछ सवाल कर रहे थे तो। सर मैं पूछ रहा था कि अभी जिस तरह स्टेट बैंक ने, पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट था वो 13.25% रखा हुआ था काफी अरसे से, एंड फिर दे डिक्रीज इट बाय 75 बेसिस पॉइंट्स टू 12.5%। तो सर उसके बाद सेंटिमेंट ये था कि एटलीस्ट 12.5% अगले 7-8 महीने रहेगा, but now they decreased it to 8%. Now some people were saying it was because of the media pressure or whatever. So when it was very simple. They said it was very simple. After they brought it down to 12.75 by 75 points to 12.5, उसके बाद in a very short succession state Federal Reserve ने 1.5% इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। यस सर, बिल्कुल। जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो सारे रीजनल बैंक से कम कर दिए। ओके। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट पढ़ी हो तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? और एक जो है वो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है। एक परचेजिंग पावर का होता है कि आपकी ट्रेड कितनी है विजावी और ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा होता है इन्फ्लेशन। तो जब या इन्फ्लेशन, या आप उसको समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन, या आप उसमें अकाउंट्स
कितने पैसे दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्लाइड है फिशर इफेक्ट की, वो कहता है कि एक मुल्क में अगर फर्ज करें कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% है और यूरो एरिया में इन्फ्लेशन 3% है, तो यूरो एरिया के जो बैंक्स हैं उनको डिस्काउंट रेट 3% देना चाहिए अगर अमेरिका 2% दे रहा है। व्हाई? बिकॉज अदरवाइज यूरो से डॉलर वहां से करेंसी निकल के अमेरिका आ जाएगी। आगे समझ? कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कहीं, ठीक है? यस सर, यस सर। अब आप लोग आराम से जरा नमाज ब्रेक लो 15 मिनट का। वी स्टार्ट एट 7:45 शार्प। ओके सर, ओके सर, ऑलराइट। सो जब उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए तो उन्होंने सऊदी अरब से बैंक आने पैसे आने थे कराची, दे वेंट फर्स्ट टू न्यूयॉर्क, वहां से क्लियर हुए पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि जी दे आर सस्पिशियस ट्रांसफर्स, राइट? माय फ्रेंड फ्रॉम लंदन हैड टू सेंड माय सन $2,000 ओनली, राइट? को 1500 पाउंड थे समथिंग। तो वो पहले न्यूयॉर्क आए फिर टोरंटो जाने थे, ओके? राइट सर। उन्होंने रास्ते में से ब्लॉक कर दिया, वो मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, वापस कर दिए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ओके? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छा जितनी ये ओवरनाइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ओएमओज, ये कौन करता है? ये सिर्फ न्यूयॉर्क का फेड करता है, बाकी 11 फेड नहीं करते, ठीक है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट फेड कौन सा हुआ? सर न्यूयॉर्क का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि 7 आदमी जो हैं जो मेंबर्स हैं बीओजी के अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और एक न्यूयॉर्क का जो फेडरल रिजर्व है उसका चेयरमैन जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो पक्का 8 हो गए। बाकी 4 जो होंगे वो 11 में से रोटेट कर रहे होंगे और उसकी रोटेशन पॉलिसी अनाउंस्ड होती है पहले से। अभी मुझे अगर आप फेड की वेबसाइट पे जाएं तो आपको मिल जाएगा कि इस साल कौन मेंबर है और अगले साल कौन होगा और 2022 में कौन होगा, ठीक है? सर अगर न्यूयॉर्क वाला कॉर्पोरेट साइड से आता है तो हाउ डिड यू से कि गवर्नमेंट अपने 7 लोग रखे हुए हैं? बिकॉज आपने भी तो कहा सबसे इंपॉर्टेंट वाला न्यूयॉर्क का है एंड यू आर सेइंग कि वो 5 में से एक है जो कॉर्पोरेट साइड से आया है। हाँ, तो 5 में से एक कॉर्पोरेट साइड का हो गया ना? बिल्कुल सर, बट आपने प्रीवियसली ये भी कहा था कि गवर्नमेंट का इसमें एडवांटेज है बिकॉज गवर्नमेंट हैज मोर होल्ड एज कंपेयर्ड टू कॉर्पोरेट। 7 आदमी तो है ना गवर्नमेंट के अपने। जो 2-2 साल वाले 7 है वो तो आपके अपने है ना, वो तो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है ना, वो रीजनल फेड के तो नहीं है। यस सर, यस सर। समझ आ गई बात? सर समझ आ गई, बट कंफ्यूजन थोड़ी सी इस बात पे बिकॉज यू सेड कि न्यूयॉर्क वाला सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सारी जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं थ्रू द न्यूयॉर्क, राइट? तो व्हाई वुड दे अपॉइंट अ कॉर्पोरेट पर्सन टू न्यूयॉर्क? मतलब दैट नॉट अरे सारे 12 के 12 रीजनल फेड जो है उनको उनकी इलाके के स्टेट के बोर्ड ने किया हुआ है, कॉर्पोरेशन ने किया हुआ है, वेदर इट इज सैन फ्रांसिस्को और एटलांटा और शिकागो और सेंट लुइस, सबको। ओके सर, अंडरस्टूड। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट सर। हाँ जी हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुरिसडिक्शन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास देखें इंटरेस्ट पॉइंट जी। ओके, जो तो है ना आपका रीजनल फेड, you are the administrative head, you are looking after printing of money, you are looking after businesses in those areas, regional policies, right? yes sir. about it. 1 मिनट सोचो, 1 सेकंड, अभी मैं उस पे आ रहा हूं, तुम लोग बहुत जल्दी जंप कर रहे हो। 1 सेकंड को सोचो सिर्फ एक चीज कि तुम्हारे पास जो है वो, चलो मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, फेडरल रिजर्व कब बना था? 1913 में, ओके? सही है सर। 1913 में हवाई जहाज होते थे? नहीं। यस सर, मतलब बहुत वो बेसिक वर्जन्स नहीं। हाँ। ट्रेन जो थी वो इतनी वो नहीं थी, मतलब एडवांस नहीं थी, ठीक है? राइट। और लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल था कि अगर आप न्यूयॉर्क से ट्रेन चलाएं शिकागो तक तो वो रास्ते में 10 दफा लुट जाएगी। आफ्टर ऑल आपने वेस्टर्न मूवीज देखी होंगी। बिल्कुल सर। सो क्या करना चाहिए था उनको? और फेडरल रिजर्व का काम क्या था?
printing of money. So what they did was they said कि जी printing of money उसी इलाके में हो, उसी एरिया में हो. Right or wrong? अच्छा, right sir. है जो अभी एक मिनट, ये ऐसे है Okay, जैसे आप सिक्के छाप रहे हो, तो आप बजाय इसके कि आप न्यूयॉर्क से सारे अमेरिका में सिक्के छापो, फिर ये कि आपको जो भी आपका डाटा इकट्ठा करना है, जो बिजनेसेस हैं, वो आप क्या न्यूयॉर्क आके करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. राइट सर. गॉट इट? यस सर, बिल्कुल. तो उन्होंने 12 फेडरल रिजर्व बना दिए. अब जो उन्होंने 12 फेडरल रिजर्व बनाए, दिस इज इंटरेस्टिंग. आपको पता है बिजनेस कहाँ था अमेरिका में? किधर है सर? न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट. बिजनेस इज न्यूयॉर्क तो एक हो गया ना. बेसिकली बिजनेस इज इन नॉर्थ ईस्ट. राइट, बिल्कुल सर. यस सर. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्मोंट, मेन, कनेक्टिकट, लाइक दैट. वो जो the 13 original states which are on the northeast side of the, जो न्यू इंग्लैंड एरिया कहलाता था. एग्जैक्टली, बिल्कुल सर. तो और अगर आप साउथ देखो तो साउथ में तो सारा एग्रीकल्चर था. फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिजोना. एरिजोना का क्या मतलब है? सर नो आइडिया सर. एरिजोना का मतलब है एरिड जोन. ओह, राइट. ओके, यस सर. मैं जब एलए से एक दफा ड्राइव करके वेगस गया, तो मई का महीना था, राइट? 11-12 मई थी या 13 मई थी. 103 या 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था. एग्जैक्टली वही ब्राउन कलर की, लाल रंग की मट्टी थी जो आपको मक्के मदीने के बीच में मिलती है. कोई दरख्त नहीं, ग्रीन दरख्त नहीं, और कोई पार्क नहीं, कुछ भी नहीं. नथिंग, नो स्पॉट ऑफ ग्रास, क्योंकि वहां बारिश ही नहीं है. वो एरिड जोन है. राइट. तो ऐसे इलाकों में बेड की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी. तो अब आप देखो अगली स्लाइड में, लुक एट द लोकेशन ऑफ द फेड्स. So 1 is in Maine, okay? Vermont. 3 is probably in New York. 4 is Ohio. Ohio, sir. And 5th is Virginia, जो कि इनका मेन है, ठीक है? Right. Yes, sir. And then आप देखो साउथ में सिर्फ 2 है. एक एटलांटा जॉर्जिया में है. एटलांटा जॉर्जिया अलाबामा में इधर है, इनके कॉर्नर पे है. और एक टेक्सास में है. तीसरा जो है, यार एक मिनट, आई हैव टू टेक अ कॉल. जी अब्बासी साहब. नहीं, मेरी क्लास हो रही है, मैं 9:30-10 बजे आऊंगा. ओके, आप अपना कर लो. हाँ ये वही है. आप चले जाओ ना, वहां पे पदनाम लिखा हुआ है आपका. ओके, ऑलराइट, ठीक है जी. यस सर. अच्छा, अब आप देखो कि ये जो आर्कांसो वाला है, इसको भी अगर आप साउथ गिन लो तो 3 हो गए. ओके. उसके बाद मिडवेस्ट में देखो तो जो आपको कैंसस और कोलोराडो के बीच में है. एंड देन यू हैव 1 इन सैन फ्रांसिस्को, एंड देन यू हैव 1 इन शिकागो. ओके. एंड देन यू हैव 1 इन सेंट लुइस, एंड देन यू हैव 1 इन मिनेसोटा. डू यू सी के नॉर्थ में 7 या 8 है और साउथ में सिर्फ 2 हैं. बिल्कुल सर. ओके, आगे नाउ इट मेक्स सेंस. बाय द वे मैं तुम लोगों को आज एक सवाल पूछता हूँ. तुम सब लोगों ने दाखिले के लिए अप्लाई किया होगा कि जी आईवी लीग में जाना है, किया था ना? आईवी लीग होती है. व्हाट इज आईवी लीग? सर स्पोर्ट्स की लीग होती थी स्टार्टिंग में पहले. यस सर, आईवी लीग में 8 या 9 यूनिवर्सिटी ने, वो है कौन सी? सर कॉर्नेल, हार्वर्ड, येल, हार्वर्ड वगैरह. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड. ब्राउन. स्टैनफोर्ड किसने बोला? ये नहीं है स्टैनफोर्ड तो नहीं है सर. स्टैनफोर्ड नहीं है. आप एक चीज सोचो सर, हर चीज को सोच के बोला करो. आप सोचो आईवी लीग बनी थी 19th यूनिवर्सिटी में, 19th सेंचुरी में, समवेयर इन 1800s. तो उस जमाने में आप जो एथलेटिक लीग थी वो
150 मील में ही हो सकती थी ना? Yes sir, बिल्कुल. Even University of Chicago could not be into it. Or University of Michigan for that matter. Stanford तो छोड़ दो. Okay. Right. By the way, the story is कि इनकी दीवारों पे एक आईवी की बेल होती थी, वो जो दरख्त की बेल होती है ना, तो that is why this was called Ivy League, यानी वो उन यूनिवर्सिटी की लीग जिनकी के दीवारों पे बेल होती थी. यार एक सेकंड सर. हाँ खिलजी, हाँ जल्दी बोलो. हाँ okay. All right, got it. Yes sir. हो गया यहाँ तक. Yes, आगे sir. बढ़ते हैं. चलो भाई, एक मिनट. मिस्टर असफद यार सोलंकी तुम पढ़ो भाई. Okay sir. Each of the 12 reserve banks is responsible for, hold on, for a particular geographic region or district. In addition, there are 24 more Fed branch banks in other cities that help the regional banks carry out their duties, like distributing currency and lending money to commercial banks. In addition, they conduct economic research and release indicators on a variety of topics, and it is their business to understand and report on the regional economies. Okay. जी सर. आगे बढ़े. पढ़ो मिस्टर सोलंकी, एक और पढ़ो. Okay sir. Beige book. Functions of regional Fed. So what are the functions of the regional Fed? पढ़ो. Beige book is the key report that shows off this regional knowledge, published 8 times per year, and collects the regional banks' qualitative assessments of economic conditions in their regions. Every regional Fed has its own president. The big monetary policy decisions are made by the Federal Open Market Committee, which meets 8 times a year in Washington, D.C. The FOMC is composed of the BOG, Board of Governors, plus the president of the New York Fed, plus 3 of the other 11 regional bank presidents on a rotating basis. ठीक है? जी सर. चलो ठहरो एक मिनट. हारिस सहगल तुम पढ़ो भाई. हारिस सहगल is not here. मोहम्मद हसन तुम पढ़ो भाई. इसके बाद सारे मेहमद तुम्हारी बारी है. What did Fed do in early stages of the crisis? Starting in late 2007, the Fed began responding to rising unemployment with the main tool of traditional monetary policy, interest rate cuts. As we know, Fed boosts the economy by reducing the interest rate that banks pay each other for overnight loans, the federal funds rate. The idea is that cuts to the federal funds rate lead to lower interest rates throughout the economy. Those low rates spur businesses to make new investments, spur people to buy houses or invest in renovations, and spur purchases of major durable goods like cars. When the economy is depressed and has lots of excess capacity, unemployed workers, vacant offices and storefronts, idle factories, all that extra spending leads to an increase in employment and economic output. ठीक है. I hope it is clear. All right, Yes, sir. next. एक मिनट. चलो भाई सारे तुम पढ़ो भाई. इसके बाद पाशान तुम्हारी बारी है. What did Fed do in early stages of the crisis? But if the economy isn't depressed, more spending simply leads to more inflation. When inflation gets out of control, the Fed raises the federal funds rate, leading to higher interest rates and less spending throughout the economy. Now, if you see this curve, तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? Do you see two spikes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And then two big spikes, major spikes. Okay. वो कब है? Yes. पहली कब है? Sir. पहली जो 1980s में है. नहीं, पहली कब है? Sir, 1974 में. 74. Which is after the first oil crisis. Exactly, yes, sir. दूसरी कब है? 1980, 81, 82, right? Second oil crisis. उसके बाद थर्ड जो है वो 1987, 88 में when Sir, Black Monday. Black Monday, right?
Yes, Okay, उसके बाद चौथी स्पाइक कब दिखती है आपको राइट साइड पे? 2001 में जिस वक्त .com बबल बर्स्ट हुआ, right, sir. और पांचवी स्पाइक कब दिखती है? 2007 sir, 8 में. Housing crisis. Between 2005 and 2007, जिसकी आपने कल मूवी देखी थी. Yes, sir. Do you see that? This is Yes, what sir. Michael Drury was saying कि ये जब इंटरेस्ट रेट 2005 से 2007 में बढ़ रहे हैं तो वो कह रहा था कि सेकंड बार क्या कह रहा था, कौन सा, अरम तुम मत बोलना, वो कौन सा क्वार्टर कह रहा था बार Second quarter, sir. Second quarter of 2007. Second quarter of Second quarter of 2007. He was saying second quarter of 2007 the banks will collapse, the stock market I mean the Third quarter. mortgage market will collapse. Is that Because right or stable not? rates will kick in. Yes, sir. Is it interesting or no? Very interesting. Yes, sir. Next slide Yes, sir, पढ़ो. definitely. Next slide पढ़ो. जो भी पढ़ा था यार पढ़ दो. Yes, sir. Starting in September 2007, the Fed began steadily reducing interest rates until June 2008. At that point, even though the economic situation was still deteriorating, the threat of rising inflation, driven by high prices for energy and agricultural commodities, caused them to pause the process of rate cuts. At the June 2008 meeting, the August 08 meeting, and even the September 2008 meeting, held the day after Lehman Brothers went bankrupt, the Fed held its policy rate steady at 2%. The economic situation deteriorated precipitously in the following months, and by mid-December 2008, the federal funds rate had reached nearly 0% and could go no lower. Got it? अच्छा, Yes. इसकी जो बड़े इसके जो आर्टिकल्स है ना, क्योंकि इसकी किताब शिताब तो कोई है नहीं इस कोर्स की, ऑलराइट? सो इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, मैं अभी आप लोगों से बहुत सारे शेयर करूंगा, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है. उसमें एक जगह वो लिखता है कि फेडरल रिजर्व जो है वो 2007 में, जिस वक्त ये माइक ड्रूरी कह रहा था कि ये इट्स अबाउट टू कोलैप्स, राइट? उस वक्त भी फेडरल रिजर्व जो है वो बहुत वरिड था इंटरेस्ट रेट कम करने से. क्यों? Because they thought that inflation will go up. And now the funny situation is that this is the funniest thing. The funny situation is कि उन्होंने 2007 के between September and December minutes उठाए FOMC के. तो वो कहते हैं कि रेट कट जो है वो 2 दफा डिस्कस हुआ और इन्फ्लेशन का लफ्ज जो है 12 या 14 दफा डिस्कस हुआ. Oh, wow. Okay, so they were still worried about inflation. Right, sir. Okay, next slide. चलो भाई एक मिनट ठहरो, अब एक मिनट. हमजा नुमान तुम पढ़ो भाई. Why can't interest rates go below zero? The main reason is the existence of cash. In the normal course of events, cash, paper, currency, and coins is a small element of the money supply and an even smaller share of overall transactions. Mostly people get paid via direct deposit, make large purchases with credit or debit cards, mail checks, or use online bill pay services for recurring payments, etc. बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट आप 0 या बिलो 0 ले जाएंगे, right? So what will happen? People will stop depositing money in the bank. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर उन्होंने पैसे बैंक से निकाल लिए तो आपका तो लिक्विडिटी का बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाएगा. Right. Yes. Yes, sir. Wrong. बिल्कुल. Okay. सर, I have a question, sir. बोलो. सर, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में ये 2007 और 8 के बाद से कंसिस्टेंटली जो है वो इंटरेस्ट रेट 0 या ऑलमोस्ट 0 रहा है. अभी भी मैं सर्च किया था तो 0 ही है, 1% और फिर 0. तो सर अमेरिका में तो ये डिपॉजिट्स की बहुत कम जो है वो अमाउंट हो जाती होगी, तो बैंक्स पर कैसे ऑपरेट करें? This is a interesting question. जितने बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व थे वो अभी हम उस पे आएंगे. उस पे फेडरल रिजर्व उनको इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिजर्व दे रहा है, IOER, ठीक है? और बैंक जो है वो दबा के रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. ठीक हो गया? प्लस जब बैंक के इंटरेस्ट रेट 0.25 आ गए तो इस वक्त भी अगर आप 10 साल का या 20 साल का मॉर्टगेज लेने जाए तो आपको उसकी 4.25% पड़ता है.
अगर आप अभी भी गाड़ी लेने जाए तो आपको 3.25% या 3% देना पड़ता है इंटरेस्ट रेट, इवन इफ योर FICO स्कोर इज अबाउट 700. ओके सर, लेकिन आपका आंसर ये है कि उनकी ऑन द साइड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक बहुत मेजर उनका पार्ट बन गई हैं और ये भी चीज भी चल रही है. जाहिर है उनका डिस्काउंट जो डिपॉजिटर्स है उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा. दिस इज लाइक हंसी आती है कि आप आज अगर अमेरिका में अपने अकाउंट में $100 डालें तो 1 साल बाद आपका बैंक आपको एक 25 सेंट का सिक्का देगा. सर. इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है? बाय द वे ये थ्रू आउट नहीं है ऐसे. अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बिटवीन 2015 एंड 2019 उन्होंने 9 दफा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 2.5 पे पहुंचा दिए थे. ओके सर. And from 2.5 within a year they have brought it down to 0, again 0.25. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Chalo, next slide. This is largely a question of convenience, but it also reflects the fact that money in a bank account pays interest while cash does not. This is a good reason to avoid stockpiling large quantities of cash as long as interest rates are positive. But if rates become negative, the situation would flip and it would take more sense to have stacks of $100 bills than to keep money in a bank account. Right? तो अगर हम 50 लोग हैं क्लास पे और हम 50 लोग अपने अपने पैसे निकाल लेते कि बैंक में तो फायदा है ही कोई नहीं, ऊपर से वो हमसे चेकबुक के पैसे चार्ज करता है. राइट? आफ्टर ऑल वो चेकबुक के पैसे चार्ज करते हैं. मुझे याद है मुझसे उन्होंने सिटी बैंक वालों ने पता नहीं $45 लिए चेकबुक्स इशू करने के. मैंने बड़ी चीखें मारी. मैंने उनसे कहा मुझे लूज चेक दे दो. वो महीने में 4 लूज चेक देते थे और मैं भी ढीठ बन के दिल्ली वाला पैसे बचाने के चक्कर में उनसे 4 बैंक चेक लेके गुजारा करता रहा. फिर मैंने कहा अब काफी जलील हो गए, बुरी बात है, ले ही लो. Because I was expecting I am going back, so why should I keep it? Okay? All right. Yes, sir. चलो अब कौन पढ़ेगा? ठहर जाओ यार, अब ये 1 मिनट. ज़ैनब शुएब तुम पढ़ो भाई. Okay, sir. Fed's actions after sub-zero rates. With rates at zero, the Fed has been trying a series of unconventional monetary policy measures. Because they are unconventional, they tend up to be more controversial both politically and academically. Because they are controversial, the Fed tends to be hesitant to deploy them on a massive scale, which arguably makes them less effective. But the questionable efficacy of these tactics further exacerbates public and professional doubts about them. It's a tough problem. ये जो sub-zero rates है या ये जो quantitative easing है, people don't like it. Why? Think about it. जो अमेरिका में retirement plan होता है, this is called 401k. तो आप 401k is like a till जिसमें कि आप अपने पैसे डाल रहे होते हो कि आप रिटायर होगे तो आप उसमें से पैसे निकाल के खर्च करोगे, राइट? लेकिन अगर आप उसमें टिल में पैसे डाल रहे हो और टिल में से रिटर्न आपको मिल रहा है 2% या 1%, तो आपके तो पैसे ग्रो ही नहीं करेंगे. तो जिस वक्त आप रिटायर होगे और आपको पैसे वापस मिलेंगे तो वो तो बहुत थोड़े ग्रो हुए होंगे. तो you will start eating your capital from day one rather than the interest. Got it? People don't like it. Okay. किसको पसंद है? मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि किसको पसंद है ये जो है sub-zero rates? If you are a young man and you have a job, you love it. Okay? If you have a FICO score of say 7, आप एक शोरूम में जाते हो, आप कहते हो मुझे BMW की 7 सीरीज गाड़ी चाहिए, तो वो आपको लीज पे $700 या $600 महीने की दे देता है. अभी जब आपको जो मार्जिन कॉल देखोगे तो याद रखना उसमें ये अभी एक जगह ये चीज आएगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो यू गॉट इट? ऑलराइट. Yes, sir. As long as you have job, Yes. you are lucky. आपको मॉर्टगेज रेट भी कम है,
बट इफ यू आर 60 यू आर डेड। मेरी जो ब्रिज पार्टनर थी फौत हो गई बेचारी, डायन वॉकर, वो मुझे कहती थी मैं रिटायर हुई हूँ, मैं तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट खा रही हूँ। अच्छे दिनों में लोग अपने पैसे सेव करते थे और इंटरेस्ट खाया करते थे। ओके सर एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह से इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, जैसे अमेरिका में अभी 0, 1, 0 मैक्सिमम 2 पे गया, तो ये पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा हाई था सर, 13.75 या 25 तो टच हुआ ही था सर। पॉइंट इज, और काफी टाइम रहा, तो सर लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, फिशर इफेक्ट, तुमने सुना था? सॉरी सर, क्या? सॉरी सर, मैंने तुम्हें कहा था फिशर इफेक्ट। सर आज एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास है सर, मैं आज एनरोल हुआ हूँ। नहीं, मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले फिशर इफेक्ट कहा था सर, मैंने प्रॉब्ली मिस कर दिया होगा। फिशर इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपकी करेंसी में इन्फ्लेशन जो है, फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान की करेंसी में इन्फ्लेशन जो है वो 8% है और अमेरिका की करेंसी में इन्फ्लेशन जो है वो 2% है, और अमेरिका में डिस्काउंट रेट डिपॉजिट पे रिटर्न जो है वो 1% है। तो चूंकि आपका गैप 6% का है, तो आपको पाकिस्तान में 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वरना आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। Got it? यस सर। सर तो मतलब जितना गैप है उतना ज्यादा आपको पे करना है। जाहिर है, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन है उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट रेट देना पड़ेगा, वरना आपको करेंसी वो डिवैल्यू करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मियां मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल बैक कर लूं, ठीक है? यू गॉट इट? यस सर। जिसकी वजह से आर्बिट्राज भी फिर होता है। हाँ, आर्बिट्राज भी उसी तरह होगा। तो यू गॉट इट? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड। भाई एक मिनट ठहर जाओ, अब कौन पढ़ेगा? ठहरो, पीछे मैंने नाम देखे थे जो 2-3 नाम जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। एक मिनट यार, भाई समीर पराचा तुम पढ़ो और इसके बाद इफ्रा नदीम तुम पढ़ना। चलो समीर पराचा 2 स्लाइडें पढ़ो पहले तुम। Fed's actions after sub-zero rates. With rates at zero, the Fed has been trying a series of unconventional monetary policy measures. Because they are unconventional, they tend to be more controversial. But sir, ये वाली slide कर नहीं लिया? कर ली थी। Okay, sorry. Next slide पढ़ चुकी हूँ मैं। हाँ, ये पढ़ो। Fed's action after sub-zero rates. One of the main tools has been targeted assistance to financial institutions. The Fed made the judgment that the collapse of आपको पता है ना, ये जब मैंने आपको पिछली दफा दिखाई थी कि उन्होंने 801 दिए, 701 दिए, $200 बिलियन एक दिए, राइट? देखा था ना लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीक। यस सर, यस। आगे बढ़ो, अब देखो, पढ़ो जरा। The Fed made the judgment that the collapse of Lehman Brothers showed that major bank failures were extremely costly. Consequently, the Fed encouraged Congress to pass a troubled asset relief program, a major bailout of financial system. It also allowed the surviving standalone investment banks, Goldman Sachs and Morgan Stanley, to reclassify as bank holding companies' purposes, to have access to cheap overnight lending. Okay. All right. Next. Pardho. Alphabet Soup. Last it launched an Alphabet Soup of special lending programs which aimed at lending money very cheaply to every financial institution around to prevent additional bankruptcies. Alphabet Soup refers to more than 20 different programs instituted by US administrations such as EESA, Emergency Economic Stabilization Act of 2008, TARP, Troubled Action Relief Plan, TALF, Term Asset Backed Loan Security Facility, CPP, Capital Purchase Program, etc. To the casual observer, this myriad of federal programs looked more like a bowl of alphabet soup than a concrete plan for financial recovery. Then a concerted plan for financial recovery. तो अल्फाबेट सूप होता क्या है? मैंने अल्फाबेट सूप के लिए भी एक आर्टिकल है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, because I didn't know what is alphabet soup. तो वो बेसिकली कहता है कि मुझे याद आ गया जो मेरी उर्दू की टीचर ने मेरे लिए कहा था,
अल्फाबेट सूप का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद अ थॉरो लेड आउट वेल प्लान्ड पॉलिसी, आपने छोटे 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 इकोनॉमिक मेजर्स जो थे लाइक अल्फाबेट्स, उनको आपने एक पॉट में डाल दिया, एक सूप में डाल दिया, एंड यू थॉट कि ये बहुत सारे हमने प्लान कर दिए हैं तो अब इसका कुछ ना कुछ बन जाएगा. डू यू सी दैट? Right. Yes, sir. मेरी उर्दू की हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती थी, तो नॉट दैट कि अंग्रेजी की अच्छी है, लेकिन उर्दू की तो बहुत ही बुरी होती थी. तो मेरी उर्दू की टीचर ने कहा कि मोहसिन की लिखाई ऐसी है कि कीड़े मकोड़े इंक पॉट में डाल दो और जब निकाल के कागज पे छोड़ोगे तो जैसे वो क्रॉल करेंगे वैसे उसकी हैंडराइटिंग है. ओके, लाइक अल्फाबेट सूप. ओके, नेक्स्ट पढ़ो भाई. Fed's action after sub-zero rates. Another tool has been quantitative easing, a term that Fed itself rejects. They call it large-scale asset purchases. Regardless of what it is called, it means buying up lots of longer-term debt issues by the federal government and Fannie Mae and Freddie Mac. Last but not least, they have used forward guidance about how long interest rates are likely to stay low. The idea is that if people believe that today's near-zero interest rates will persist for a long time, that will make them more likely to borrow and invest than if think today's low interest rate may vanish soon. Got it? अब आप ये जो आपने सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अब आप पहले ये समझ लो कि फेड करता क्या है. जब फेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है तो वो मार्केट से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज उठा लेता है. ठीक है, तो बेचता क्या है? कैश. तो जब आपने पढ़ा होगा कि जब it is like this. So when you increase money supply, the interest rates go down. Is that right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, और आपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स कैसे कम किए, इसकी भी एक दफा बात समझ लो. फिर मैं एक फेड उसका बर्नानके का एक वो इसमें रेफरेंस भी है, वो भी बताऊंगा. बट अभी समझो कि वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि आपने लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी जो थी बॉन्ड वो मार्केट से उठा लिए, और मार्केट में क्या फेंका? कैश. तो मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट कम होगा या ज्यादा होगा? जब मार्केट से आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड उठा लिए तो मार्केट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा. जो चीज कम हो जाती है उसकी प्राइस बढ़ती है या कम हो जाती है? बढ़ती है. जिस चीज की भी सप्लाई कम होगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना. तो इसका मतलब है कि आप फर्ज कीजिए कि आपके पास एक बॉन्ड था $100 का और आप उस पे 2% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, यानी कि 2 रुपए देते थे आप साल के. इज दैट राइट? लाइक दिस. मैंने कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ. ठीक है जी. ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर. लेकिन अब चूंकि प्राइस बढ़ गई तो फर्ज करो कि ये इसको कूपन तो वही है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये 105 का हो गया. अब क्या होगा? अब आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए. कम हो गए ना, इसलिए कि न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर बढ़ गया. बिल्कुल सर. गॉट दैट? सर इसकी वजह से फिर इन्वर्टेड यील्ड कर्व आ जाएगा? नहीं, अभी नहीं आएगा, वो आएगा. वो भी इवेंचुअली वही हुआ कि आपके पास मार्केट में शॉर्ट टर्म रेट जो थे वो बढ़ गए, ज्यादा हो गए थे, और लॉन्ग टर्म रेट जो थे वो कम हो गए. बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम. इतने जल्दी नहीं हुआ. वो we'll come to it. I'll tell you about the inverse yield also. Yes. Okay, so next question, next slide. चलो भाई पढ़ो भाई. अब तुम लड़की इफ्रा नदीम तुम पढ़ो भाई. What is quantitative easing? Quantitative easing is often regarded as a form of printing money, but regarded as a form of printing money, but the Fed doesn't literally print anything. Paper money is printing by the Bureau of Printing and Engraving so that people who want to take money out of their bank accounts can get their hands on cash. But the most money is electronic,
And yes, quantitative easing involves the Fed making new money. It then uses that money to buy bonds, injecting extra money into the banking system. As you can see below, the money supply used to increase at a slow but steady pace. During the crisis, it has instead shot up in several large, irregular spurts associated with different rounds of QE. अब आप ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? So between Yes, sir. 1985 and 2010, money supply किस हिसाब से बढ़ रही थी? By increase in nominal GDP. Why increase in nominal GDP? Why not real GDP? So because real GDP फिर हम interest rate को भी incorporate करना पड़ेगा. क्या फिर वो अहमकाना इतना बात तेजी से नहीं क्या बढ़ेगा. क्या अहमकाना बात की है? इसका कोई इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक नहीं है. रील तो सेम होती है. भाई तुम मुझे एक बात बताओ, चलो तुम्हारी मार्केट में ये 100 लाइटर बन रहे थे, ठीक है? एंड फॉर दैट यू नीडेड एक्स मनी. अब इनकी प्रोडक्शन बढ़ी है 5% और इन्फ्लेशन बढ़ गया 10%. So how much money do you need extra to buy these lighters? This could be 15, this could be 100, this could be 100 billion. Forget it. So how much money do you need extra? So अगर मुझे आप 5% का difference है. अगर आप सिर्फ रियल जीडीपी लोगे तो your money supply will increase by 5%. Yes. Which means you have less money to buy these lighters. Right, sir. So you have to increase the money supply by 15% so that you have the same amount of money, same proportion of money which you were with which you were buying yesterday 100 lighters. Today you will buy 105 lighters. और अगर अगले महीने, अगर अगले साल आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती लेकिन आपकी इन्फ्लेशन 20% बढ़ जाती है, and if you don't increase money supply तो मार्केट में मनी शॉर्ट हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर. अब समझ आ गया कि why nominal, why not real? Right, sir. Yes, sir. किसको नहीं समझ आया? नहीं समझ आया पहले पूछ लो. Okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. अभी ये एक साइड ऑफ स्टोरी है. अभी मैं आपको इसकी और दूसरी तीसरी साइड ऑफ स्टोरी भी बताऊंगा. जरा सा ठहर जाओ, ये अगली क्लास में करेंगे. ओके, बट जस्ट रिमेंबर दिस QE और ये जो बिटवीन 2008 टिल 2014 का जो इन्होंने दिखाया है, जिसमें कि ये 4 ट्रिलियन पे पहुंची है, ठीक है, वो मैं आपको अभी क्लास खत्म करने से पहले दिखाता हूं. ठीक है, ऑलराइट. लड़की पढ़ो भाई आगे. और मैं ही पढ़ूं सर? हाँ हाँ. Okay. What is quantitative easing? What makes it quantitative is that when the Fed does QE, it specifies a dollar quantity of assets that it wants to buy. Right. तो इसमें And क्या all होगा? एक मिनट. तो इसमें क्या होगा कि फेडरल रिजर्व विल अनाउंस के मार्केट में जो बेसिकली, अब नाउ रिमेंबर हमने अब ये क्या किया है, हमारी आप सीक्वेंसिंग देखो. तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी? क्यों हुई थी स्टार्ट? सर वो LSAP से स्टार्ट हुई थी ना? नहीं, LSAP तो एक कॉन्सिक्वेंस है. What was the cause? The cause Sir, was the that the bailouts? banks had lost immense amount of liquidity because of in the mortgage-backed securities, collateralized debt obligation, जिसको कोई खरीदने को तैयार नहीं था. Which you saw in the Big Movie. Short, and which you will see related story you will see in the margin call. Okay? आगे बढ़ो लड़की. An alternative approach, call it qualitative easing if you like, would be for the Fed to target a specific outcome it wants to see. Conventional mortgage rates below X% or whatever, and then commit to buying however many assets it takes to create that outcome. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने क्या कहा था कि हमारा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के इंटरेस्ट रेट 2%, जब तक इन्फ्लेशन 2% पे नहीं आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होके
6% पे नहीं आएगी। ऑलराइट? यस सर। ओके, अब मैं Yes, sir. आपको इसको भी याद रखना कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके कि जेनेट येलन जब चेयरपर्सन फेडरल रिजर्व बनी तो उसने क्या कहा था। वील कम टू इट। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ो। One reason for that is that even though lots of money has been created, much of it is simply parked at the Fed. Banks are required to hold reserves, that is, money that they don't lend out, as a regulatory matter. But lately, they have been holding lots of extra reserve money. कोई फर्ज करो हबीब बैंक के पास 100 बिलियन के अकाउंट्स है। हबीब बैंक लीगली, बिकॉज SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, आपको उसके 10% रिजर्व किसके पास रखने? स्टेट बैंक के पास, राइट? लेकिन अगर अगर हबीब बैंक फेडरल रिजर्व या समझो स्टेट बैंक के पास 1 बिलियन की जगह 10 बिलियन रखवा देता है, 9 बिलियन एक्स्ट्रा, तो स्टेट बैंक उसको पैसे नहीं देता। कोई उस पर डिस्काउंट नहीं देता। Sir, can you repeat, sir? आपका रिजर्व रेशियो है 10%, ठीक है? सर। आपके पास 10 अरब रुपए के अकाउंट्स है हबीब बैंक के पास, 10% बनता है 1 बिलियन, ठीक है? स्टेट बैंक 1 बिलियन रुपीस रखवाने का पाबंद है किसके पास? सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। फर्ज करें कि इस अभी बैंक 2 बिलियन रखवा देता है, ऑलराइट? राइट। Fed gives it zero money Why? unless कि वो स्टेट बैंक के बॉन्ड खरीद रहा हो। Just parking excess money just because you have it and you can't invest it, you are not eligible to get interest on excess reserves, IOER. तो फेडरल रिजर्व अमेरिका में 2008 तक IOER नहीं देता था, लेकिन जब 2008 के बाद फेड ने मार्केट में इतने पैसे दिए और वहां से वो सिक्योरिटीज खरीदी, राइट, तो मार्केट में बहुत कैश चला गया। तो जब मार्केट में बहुत कैश किया तो फेड ने उनको बोला कि अच्छे बच्चे बनो, अपने पास इतनी मनी रखो, एक्स अमाउंट, और बाकी मेरे पास रखवा दो। और जब उसको बोला बाकी मेरे पास रखवा दो, तो उसको बोला कि नाउ आई विल गिव यू interest on excess reserves to compensate your parking your dollars with Federal Reserve. Right. अब समझ आ गई बात? Yes sir. Yes sir. Concept of IOER. अब मैं इसके ऊपर भी तुम्हें एक पेपर दूंगा, ओके? सर स्टेट बैंक देते हैं क्या एक्सेस रिजर्व्स पे? एक्सेस रिजर्व पे नहीं देते, लेकिन व्हाट स्टेट बैंक डज इट, स्टेट बैंक अपना जो इनका कॉरिडोर होता है ना, उसपे वो कहता है कि जी अगर फर्ज करिए इस वक्त इंटरेस्ट रेट 8 है, तो स्टेट बैंक ने एक कॉरिडोर रखा होगा बिटवीन 8.5 एंड 6.5, ठीक है? ओके। अगर किसी बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाएगी तो उसको बैंक से एक दूसरे से बोरो कर सकते हैं 8.5 पे, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास बहुत लिक्विडिटी एक्स्ट्रा है तो मैं स्टेट बैंक के इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता हूँ और वो मुझे 6.5% देगा। तो कॉरिडोर में आप सीलिंग और फ्लोर जो है वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। राइट। सही। सर एक चीज पूछनी थी सर। अभी ये पाकिस्तान में IOER का कॉन्सेप्ट है अभी, या फिर पाकिस्तान पे करता है या नहीं करता? लेकिन इनका ये कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लेकिन उसमें तो आपने बताया ना एक लिमिट है कि ऐसा नहीं है कि यू कैन पार्क ऑल द मनी इन द वर्ल्ड वहां पे। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ो। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? चलो अब ठहरो। अब ठहर जाओ, अब कौन पढ़ेगा जरा मुझे देखने दो। ओ माय गॉड, हुज़ैफा सिराय तुम पढ़ो। जी सर। अब ये ग्राफ क्या है? सर ये इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बता रहे। Did all this quantitative easing create tons of inflation? उसूलन तो जब आपने मार्केट में मनी सप्लाई इतनी बढ़ा दी तो आपके इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए था ना? जी सर, सप्लाई बढ़ गई तो बढ़ा नहीं। आप देखो कि आपका इन्फ्लेशन तो 2% नहीं है सर। हाँ, ओके। यस जी सर। मैं आपको कॉल 15-20 मिनट में। ऑलराइट? यस सर। बट व्हाई? हाँ,
Why? But why, This is sir? interesting question. Inflation low Why? क्यों? अब इसमें तो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा स्लो चलो। जेनेट येलन ने अपनी 2004 की जो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें स्पीच की, तो उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 10% से गिर के 6% हो गया, राइट? तो फिलिप्स कर्व Yes, के sir. हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ जाना चाहिए। Yes, sir. इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ रहा? अब ये सवाल याद रखना, ठीक है? उसने जो जवाब दिया था वो भी याद रखो, ये मैं एग्जाम में भी पूछता हूँ और मैं तुम्हें उसकी स्पीच भी दूंगा, ओके? उसने Yes, sir. कहा कि उसने 2 सवाल किए थे। उसने पहला सवाल ये किया था, दूसरा उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 10.5% से कम होकर 6% पे आ गई है, राइट? इसका Yes, sir. मतलब है कि एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज, इज दैट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. जी सर। तो वेजेस क्यों नहीं बढ़ रही? सर क्योंकि डिमांड बताओ भाई। Sir, is it linked to inflation जो अभी हम ग्राफ देख रहे हैं? Is it somehow linked to that? नो। पहले मैं आपको वेजेस का बता देता हूँ। हाँ सर, वेजेस किस तरह रिलेट? कि वेजेस इसलिए नहीं बढ़ रही कि जब 2009-10 में अनएम्प्लॉयमेंट 10.5% हो गई थी, तो क्या एम्प्लॉयर्स ने वेजेस कम की थी? नहीं की थी। उसने कहा कि ये इट इज राइट कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, बट इट विल, और इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही नहीं। तो आपकी जो वेजेस बढ़ती हैं वो बेसिकली बढ़ती हैं बेस्ड ऑन योर इन्फ्लेशन। कोला, Right, sir. तो कोला क्या होता है? व्हाट इज कोला? दिस इज नॉट पेप्सी कोला। व्हाट इज कोला? तो कोला इज कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। अगर आपकी इकोनॉमी में, पाकिस्तान में 8% इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो आपको 8% सैलरी बढ़ानी पड़ती है ओनली टू मेंटेन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, योर रियल वेजेस एट द सेम रेट। Yes, sir. अब इन्फ्लेशन तो आपका 1% बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने 5 साल वेजेस नहीं बढ़ाई। तो शी सेड कि अब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, इट विल टेक सम टाइम बिफोर द वेजेस विल गो अप, एंड शी यूज द टर्म पेंट अप वेज डिफ्लेशन। सर क्या बोला सर आपने, एक और बार? Pent up wage deflation. Pent up wage deflation, PENT-UP, pent up wage deflation। उसने कहा कि जो पीछे आपने डिफ्लेशन रोका था, पेंट अप किया था, डिफ्लेशन रोका था ना, यानी कि वेजेस कम हो जानी चाहिए थी, आपने रोक लिया था। तो पेंट अप वेज डिफ्लेशन की वजह से इट विल टेक सम टाइम बिफोर द वेजेस विल स्टार्ट गोइंग अप। ये उसकी कॉन्फ्रेंस थी August 2014 की, and I remember in 2014 fall there were banner headlines के Walmart and McDonald's increase salaries of their employees after 6 years. Got it? Right. Makes sense. Good. Yes, sir. एक तो जवाब ये हो गया। अब पहला वाला जवाब कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई लेकिन वेजेस नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? बताओ भाई। बोलो सर, वो तो सारा यही है ना जो भी आपने बताया कि पेंट अप वेज डिफ्लेशन की वजह से। दैट इज समथिंग एल्स। इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ा? उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम हो गई, इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ रहा? Because she said, and she is right, because she said that there is disguised unemployment. Everybody who is working for 20 hours is counted as a employed person, although he wants to work for 40 hours, but he's not getting a job. When I graduated from University of Chicago, I worked for 5.5 months for an NGO. Right? Pakistani NGO थी, मैं उसके साथ काम कर रहा था। मुझे पता नहीं $17 पे करते थे घंटे के, and they had hired me for 20 hours a week. Got it? Yes, sir. So, and I wanted, and was I unemployed? No, I was technically employed. एक बात हो गई, क्लियर हो गई ये बात? Yes. दूसरी बात उसने ये कही कि आपकी जो
मिडिल मैनेजमेंट की जो जॉब थी प्रोडक्शन की, वो सब डिसअपियर हो गई, क्योंकि अमेरिका में तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, सब चीजें आउटसोर्स हो गई. सो यू हैव बिकम अ ट्रेड इंडस्ट्री और अ सर्विस इंडस्ट्री. हो गया. और सर्विस इंडस्ट्री में इट इज वेरी इजी. अगर आप लोग आई एम श्योर अगर पार्क टावर में भी यही होता होगा, इसमें अपना हाइपर मॉल में, हाइपर स्टार में भी यही होता होगा कि आप जब अगर जाते हो वेडनेसडे की दोपहर को तो वहां पे एक कैशियर होता है, लेकिन अगर आप सैटरडे की दोपहर को जाओ तो वहां पे 2 कैशियर होते हैं. राइट? यस सर, बिल्कुल. अगर आप वॉलमार्ट या सीयर्स या कॉस्को चले जाओ मंडे ट्यूसडे को, तो वहां पे 2-3 काउंटर खुले होते थे, कैश काउंटर. लेकिन अगर आप सैटरडे को या फ्राइडे की शाम को या संडे की दोपहर को चले जाओ तो वहां पे 6 और 8 काउंटर खुले होते थे. क्यों? बिकॉज लोग ज्यादा है. सर डेज तो आप क्या कर रहे हो? आप रेगुलेट कर रहे हो. आपको हर आदमी को 40 घंटे बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है. Got it? But sir, they'll be on paper, they'll be unemployed. They are considered employed. जो भी आदमी 20 घंटा काम कर रहा है, he is considered employed. तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद कम हो गई. राइट. लेकिन जो आदमी 20 घंटे काम कर रहा है उसके पास इतने पैसे तो नहीं आ रहे ना जो 40 घंटे की जॉब में आते थे. ट्रू, यस सर. तो इसलिए इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगा. 2 बातें हो गई. तीसरी बात उसने ये कही कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी नीचे चली गई है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नीचे चला गया है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर क्या होती है? बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ people, number of unemployed people divide the unemployed population divided by population labor force. labor force. और लेबर फोर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में? Unemployed plus employed. नो, लेबर फोर्स की The people who are unemployed and are willing to apply. people Unemployed for 2. actively looking for job. Yes sir, actively seeking employment. तो अगर लोगों ने 2008-9 के क्राइसिस के बाद नौकरी ढूंढना छोड़ दिया तो दे आर नो मोर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. राइट. तो इसका मतलब वो आपका डिनोमिनेटर कम हो गया. तो चूंकि आपका डिनोमिनेटर कम हो गया तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट खुद ब खुद कम हो गया. राइट. यू सी दैट? यस सर, यस सर. ओके. या आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जो लोग टेक्निकली अनएम्प्लॉयड थे, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, they have to be those people who were actively looking for jobs. All those who were not actively looking for job वो उसमें से निकल गए तो आपका न्यूमरेटर कम हो गया. You can look at it this way also. तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होने से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? न्यूमरेटर कम हो गया ना? यस सर, कम हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. तो उसने जो बात कही थी वो थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में 2 बातें थी. एक, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया. दूसरा कि जो 40 घंटे काम करना चाहते थे आप उनको 20 घंटे की जॉब दे रहे हो और वो 20 घंटे की जॉब कर रहे हैं और वो टेक्निकली एम्प्लॉयड है. मैं इसकी तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. वॉशिंगटन डीसी में मेरे घर के पास सिटी बैंक था जिसमें मेरा अकाउंट था. तो मैं अक्सर होता था कि जब हमें चेक मिलते थे ना सैलरी के, तो फ्राइडे को मैं शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलता था और मेरा जो बैंक था वो मंडे को और फ्राइडे को वो 6 बजे तक खुलता था, 9 to 6. एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वो 9 to 5 खुलता था और सैटरडे को 9 to 1 होता था. तो मेरी आदत थी कि मैं अपना मंडे को या फ्राइडे को चेक लेके और मैं 5 बजे एम्बेसी से निकलता था. 15-20 मिनट का रास्ता था तो मैं 5:30 से पहले पहुंच जाता था. तो एक दिन मैं पहुंचा तो दरवाजा बंद था. मैंने यूं खोलने की कोशिश की तो मुझे अंदर से बंदा दिखाई दिया. उसने मुझे हाथ से ऐसे किया कि जा. तो मैंने उसको कहा क्या हो गया? तो उसने मुझे उंगली से इशारा किया कि तू पढ़, टाइमिंग पढ़. तो जो मैंने टाइमिंग पढ़े तो वो टाइमिंग जो थे वो थे मंडे फ्राइडे 9 to 5 और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 9 to 4. ठीक. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को चला जाता था. एक दिन मैं सैटरडे को गया तो सैटरडे को भी बंद था. तो पता लगा ब्रांच अब सैटरडे को नहीं खुलती. ओके.
सो खैर एक दिन मैं टाइम निकाल के ब्रांच में गया, तो मैंने उसको ब्रांच मैनेजर को कहा, मैंने कहा देख तेरे पास इधर कैमरे लगे हुए, तू अपने कस्टमर्स को, काला था मैनेजर, तो मैंने उसको कहा तू अपने कस्टमर्स को बुलाया कर कि कुछ नहीं है तो आओ आके कॉफी पियो, गपशप करो और चले जाओ। बिकॉज अगर तुम्हारी जो मैनेजमेंट है वो देखेगी कि इस ब्रांच में लोग कम आ रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी देखो तुम्हारे 10 घंटे कम कर दिए, 5 घंटे सैटरडे के, 4 घंटे सैटरडे के और 5 घंटे वर्किंग आवर्स के, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के, तो तुम्हारे उसने 9 घंटे कम कर दिए। तो अगर ये और जरा सा खराब होगा तेरी ब्रांच बंद कर देंगे। Do you understand? This is what happens in service industry. Right. Okay? Yes, sir. Okay, next. अच्छा भाई ये कौन पढ़ेगा? अब आप देखो, ये मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी था कि आफ्टर, अब ये तो सिर्फ 2014 तक का है कि एक्सेस रिजर्व जो थे, नॉर्मल रिजर्व जो थे वो तो बैंक्स के पास थे ही, जो एक्सेस रिजर्व थे वो कितने बढ़ गए, वो $2.5 ट्रिलियन बढ़ गए। सो जो नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है वो क्या है? द स्टॉक पाइलिंग ऑफ एक्सेस रिजर्व्स मे हैव हैपेंड इन पार्ट बिकॉज द फेड नाउ पेज इंटरेस्ट ऑन देम, इन पार्ट नहीं, बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, राइट? राइट। बात ये है कि चूंकि फेड ने आपको बेल आउट किया था, तो अगर आपको फेड कहता है कि जी अपने वो कम कर दो, तो आपके तो अच्छे भी कम करेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट सर। गुड। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो भाई। हुज़ैफा सराई तुम पढ़ो भाई। Why did Fed start paying IOER? Paying interest on excess reserves could be a useful way for the Fed to, in effect, suck money out of the economy if it becomes worried about inflation in the future. अगर ये $2.5 ट्रिलियन के जो आपने एक्सेस रिजर्व देखे हैं, अगर ये मार्केट में फेंक दे तो मार्केट में मनी सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी? इमेजिन कि आपकी टोटल करेंसी थी $880 बिलियन और आप उसमें 2,500 और ऐड कर दो, it will be a chaos. So what they did was they sucked extra money out of the economy, right? Right. Okay, next bullet पढ़ो भाई। इसके बाद No investment on earth is safer for banks than parking money at the Fed. So the higher you make that interest rate, the more money banks will park. Money that is parked is not being loaned out and spent. So by inducing banks to park their money, the Fed can put the brakes on the economy and stop inflation. Got it? Yes. Sir? Sir, where does the central bank pay for IOER? मतलब वो जो इंटरेस्ट उस पे देता है तो वो अफोर्ड कहाँ से करता है सेंट्रल बैंक? वो अपने रिजर्व से उठा के देता है। वेरी गुड, वो अपने बिजनेस से देता है। और बाय द वे इन्होंने एक स्टडी इसकी भी की थी कि ये जो फेड कर रहा है तो कितने फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स पे जाके फेड बैंकरप्ट हो जाएगा। Right, exactly. It never happened, but they did discuss it. You are absolutely right. Right, sir. ठीक। Okay. Yes, sir. Sir, that is also the pure concept जिसकी वजह से initially ये होता नहीं था और जिसकी वजह से पाकिस्तान में जिससे नहीं है, क्योंकि लॉजिक हो सकता है ये प्रॉब्लम। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो कहता है कि दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक आज तक बैंकरप्ट नहीं हुआ। Okay. Right. Why? Yes, sir. Because end of the day you will print more money. True, sir. तुम फेडरल रिजर्व हो ना। देखो इन्होंने, मैं तुम्हें अभी जब हम इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिजर्व पे आएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इनिशियली दे वर पेइंग इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिजर्व एट द रेट ऑफ गोइंग डिस्काउंट रेट, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट 2% पे बढ़े तो उन्होंने उसका कहा भाई हम इतने नहीं दे सकते, हम 1.9 देंगे। जब 2.25 हुआ तो उन्होंने कहा हम 2.25 नहीं दे सकते, हम 2.1 देंगे। और जब 2.5 हुआ तो उन्होंने कहा हम 2.3 देंगे, लेना है लो, नहीं लेना जहन्नम में जाओ। गॉट इट? राइट। यस सर। तो उन्होंने उसको खुद ब खुद इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। ये ट्रम्प को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत बढ़ रहा था। ओके, मेक सेंस। यस सर। मेक सेंस? यस सर, डेफिनेटली। ऑलराइट, आई विल स्टॉप इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। मेरी बस हो गई है भाई। ओके, आगे
पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? अरसलान हक, तुम पढ़ो. जी सर. Why did Fed start paying IOER? That said, the Fed isn't currently trying to slow the economy down, so it isn't entirely clear why they think paying interest on excess reserves is a good idea. Such payments weren't legal until 2008, and the Fed said that the very low rate, just 0.25% of 2008 to 15 period, wasn't a big deal. They pay them mostly in order to demonstrate that they can use this tool to fight future inflation. Some critics believe that even though 0.25% interest is a small amount, it is still large, enough to somewhat slow economic activity. ठीक है, ये स्लाइड एक दफा फिर गौर से अपने दिल में पढ़ लो. मुझे बताओ अगर कोई सवाल करना है किसी को. Okay. Yes, sir. All right. Next. पढ़ो भाई मिस्टर अरसलान. Why did the Fed start paying IOER? Another line of criticism associated with Paul Krugman's 1998 analysis of the Japanese economy says that the real problem is something else. The Fed wants to reassure people that it has the ability to fight a potential future outbreak of inflation. But QE would be more potent if people were in fact afraid of potential future outbreak of inflation. People worried that their money may lose value in the near future are more likely to run out and trade that cash for cars or refrigerators or houses and spur economic activity. ये मुझे स्लाइड कोई एक आदमी समझा दो, इसमें क्या हुआ. ठीक है, जल्दी से बताओ. ये स्लाइड मुझे कौन समझाएगा? और इसके बाद मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, फिर आज की बस हो गई है. बोलो भाई. देखो, तुम लोग को समझ नहीं आई ये बात? वो कहता है कि जी अगर लोगों को पता हो कि इन्फ्लेशन होने वाला है तो यू आर मोर लाइकली टू गो आउट एंड स्पेंड मनी. जो आपका फ्यूचर गाइडेंस, फॉरवर्ड गाइडेंस वाला जो प्रोग्राम था, वो क्या था कि आप लोगों को पहले से बता रहे थे कि अगले 2 साल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे. इज इट राइट? यस सर. यही हो रहा था ना? तो वो कहता Yes, है कि ये करने से आपकी जो इस काम से कि आप लोगों को बताओ कि जी आपके रेट नहीं बढ़ने वाले हैं, इससे एक्चुअली आप अजाब में फंस रहे हो. बिकॉज लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे. लोगों को बोलो कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने वाला है, तो प्रोबेबली लोग क्या करेंगे? प्रोबेबली लोग जाके पैसे खर्च कर देंगे. दे विल बाय थिंग्स. Right. See what happened? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. Okay. So can you see the slide or no? Yes, sir. Okay. Last slide of the day. ये क्या हो रहा है? This is first of all, देखो ये फ्रेड है. नीचे सोर्स लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ सेंट लुइस. ओके, तो ये जो फ्रेड वाले हैं, इन्होंने क्या कहा है? नीचे आप देख रहे हो राइट साइड पे लिखा हुआ है fred.stlouisfed.org. ओके. यस सर. तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर कि इंटरेस्ट रेट IOER ऊपर जा रहा है. देखो, आपने फ्रॉम 2008 टिल 2015 आपने इंटरेस्ट रेट कितने रखे? 0.25. राइट. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016 आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 0.5 कर दिए, तो आपने इंटरेस्ट रेट भी 0.25 कर दिया. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 में आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए
और 0.75 कर दिए, तो IOER भी 0.75 था, एंड IOER आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, मैं एज आई सेड आपने 9 दफा बढ़ाए थे. डू यू सी 9 स्टेप्स? यस सर. पूरे 9 स्टेप्स है. क्लियर केस बना हुआ है ना? Yes, 9 sir. स्टेप है या नहीं है? बिल्कुल सर. तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप तक, यानी कि जब आप 1.75 गए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट पूरा दे रहे थे आपको इंटरेस्ट एक्सेस रिजर्व पे. डू यू सी जब इंटरेस्ट रेट 2% हुए तो उन्होंने कितना दिया? उन्होंने 1.9 कर दिया. जब इंटरेस्ट रेट 2.25 हुए तो उन्होंने उसको 0.1 कर दिया, और जब इंटरेस्ट रेट 2.5 हुए तो उन्होंने उसको मजीद कम कर दिया. डू यू सी दैट? Yes. Yes sir. Got it? Yes Alright. sir. We stop here, and the next class we will start, next slide lecture we will start from forward guidance. Okay? मैं तुम लोगों Okay, को मैं तुम Okay, लोगों sir. तुम लोग एक मिनट ठहरो यार, अभी जरा एक मिनट, तुम लोग जा नहीं सकते अभी, ठहर जाओ. ओके, मैं